महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। नमस्कार, सीधा सवाल में आपका स्वागत है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। कवि चंद्रबाई के इन शब्दों के सहारे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को ढेर कर दिया था। स्कूल में हमें यह पाठ पढ़ाया गया था, अब जाकर इसका असली अर्थ समझ आया है कि लड़ाई तलवार से पहले शब्दों से लड़ी जाती है, पर शब्द अगर बाण से ज्यादा नुकीले और चुभने वाले हों, जो आपको ऐसी जगह घाव दें कि वो कभी भर ना सके, ऐसे मामलों में क्या मर्यादा, क्या ध्यान रखा जा सकता है? क्या सियासी रण क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप के दौर में शब्दों के चयन से अपने प्रतिपक्ष को जरा सा सम्मान दिया जा सकता है? आज के चुनावी घमासान और नेताओं के बड़बोलेपन को देखें तो शायद ऐसा नहीं, नामुमकिन लगता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सीधा सवाल। आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। यूपी विधानसभा चुनाव में यही हो रहा है। शायद एक्सीडेंटल हिंदू, तमंचावादी पार्टी और टोपी पॉलिटिक्स जैसे शब्द सोशल मीडिया पर एक अलग युद्ध लड़ रहे हैं। आइए एक नजर उन शब्दों पर डाल लेते हैं जिनसे पॉलिटिक्स का स्तर न केवल गिर रहा है, बल्कि अमर्यादित बयानबाजी से देश में एक गलत संदेश भी जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। एक्सीडेंटल हिंदू कब बोला गया? 3 जनवरी साल 2022 को कई दिनों बाद हल्की धूप निकली थी। भाजपा की जन विश्वास यात्रा अमेठी पहुंची थी। जगदीशपुर में हजारों लोगों की भीड़ के बीच सीएम योगी ने बोलना शुरू किया। जिनके खानदान और पूर्वज खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, वो खुद को हिंदू कैसे बोल सकते हैं? ये उनकी मजबूरी है कि वे आज आपके आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। उन्होंने दुर्भाग्य से भारत में जन्म लिया है। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। 3 जनवरी साल 2022 को अमेठी में जन विश्वास यात्रा में सीएम योगी ने कांग्रेस सरकार पर इस शब्द से साधा था निशाना। क्या बोला गया? लोकसभा चुनाव में अमेठी ने राहुल के बजाय स्मृति ईरानी को चुना था। इस बार प्रियंका ने पूरा जोर लगा दिया है। ऐसे में योगी कतई नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस की वापसी हो, इसलिए सोच समझकर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चिलमजीवी कब बोला गया? सितंबर साल 2021 यूपी में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट थी। सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। अखिलेश यादव भड़क गए और दे दिया विवादित बयान।
बीजेपी के चिलमजीवी यूपी में खुशहाली नहीं ला सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री क्यों देंगे आपको लैपटॉप? क्योंकि ये मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता, वो तो बताओ नौजवानों के भविष्य बेहतर बनाने के लिए लैपटॉप नहीं दे सकता। इसलिए आपसे हम पूछने आए हैं, बताओ आप योगी सरकार चाहते हो कि योग्य सरकार चाहते हो? योगी सरकार होगी तो पढ़ाई का इंतजाम होगा, अच्छी रोजगार का इंतजाम अच्छा होगा, और पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में लैपटॉप देने का काम भी योग्य सरकार करेगी। योगी सरकार नहीं कर सकती। ये चिलमजीवी लोग उत्तर प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते। हम तो कह रहे हैं उन लोगों से कि जो मुख्यमंत्री आवाज में धुएं के धब्बे लग गए हों तो मिटा दो, क्योंकि नई सरकार आने वाली है। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम नहीं कर रहे ये लोग। जो लोग गाय सेवा के नाम पर आए हों, अन्ना पशुओं की समस्याओं का समाधान न कर पा रहे हों, पानी न दे पा रहे हो, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हो, इनके विकास में कौन सी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? जब विज्ञापन की तस्वीर छपी तो सुना है आपके बुंदेलखंड का बांध नहीं था, तेलंगाना की बांध की तस्वीर छापी थी इन्होंने। जब इन्होंने फैक्ट्री दिखाई तो उत्तर प्रदेश की कोई फैक्ट्री की तस्वीर नहीं थी, अमेरिका से फैक्ट्री की तस्वीर लाए थे। और जब इन्होंने फ्लाईओवर दिखाना था तो उत्तर प्रदेश का फ्लाईओवर नहीं दिखा पा रहे थे, ये बंगाल से फ्लाईओवर लेकर के आए हैं। इसलिए ये न केवल नाम बदलते हैं, काम भी चोरी करते हैं। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए? और अगर काम वाली सरकार चाहते हो तो साइकिल को याद रखना। साइकिल को याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये नई सपा है, इसमें सबका हक और सम्मान की बात होगी, इसमें सबकी भागीदारी की बात होगी। कभी कभी लोग सवाल उठाते हैं कि जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो रही। हम उनसे कह रहे हैं कि जाति जनगणना इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनकी जाति कागज पे है, कागजी जाति है उनकी। वो जानते हैं कि जिस समय गिनती हो जाएगी तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं। जब जाति जनगणना की बात होती है, क्यों बोला गया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पीएम मोदी कार में थे और सीएम योगी कार के पीछे पैदल चल रहे थे। इस पर अखिलेश ने उन्हें चिलमजीवी कहा था। टोपी पॉलिटिक्स कब बोला गया? चुनाव से पहले लाल टोपी, काली टोपी, जालीदार टोपी जैसे शब्दों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। टोपी के रंग को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने जब एक दूसरे को घेरा तो सोशल मीडिया पर टोपी पॉलिटिक्स शब्द ट्रेंड कर गया। क्यों बोला गया? 7 सितंबर साल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में लाल टोपी वालों को यूपी के लिए खतरे की घंटी बताया था। उन्होंने यूपी की पूर्व सपा सरकार पर तंज कसते हुए ये बात कही थी। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। उसी दिन आप वाले संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की काली टोपी पहने फोटो शेयर की थी। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि मोदी जी काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला होता है।
20 दिसंबर को केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के गुंडे जालीदार टोपी जेब में रख लाल टोपी पहन लिए हैं, लेकिन उन्हें प्रदेश सरकार बख्शने वाली नहीं है। कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने को शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना। तमंचावादी पार्टी कब बोला गया? 23 जनवरी साल 2022 को सीएम योगी ने ट्वीट किया। दोपहर 12 बजे सोकर उठने के बाद आंखें मलते हुए तमंचावादी पार्टी के वायदे आजम का अगला वायदा, जुगाड़ लगाकर यूपी के हर बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए उनके किसी अंकल के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। क्यों बोला गया? 19 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने वीडियो ट्वीट किया था। इसमें बोला, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी दल आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से उबर नहीं पाए हैं। यानी इतने ही शब्द में पूरे विपक्ष को धराशायी कर दिया। कुल मिलाकर देश में अब चुनावों का स्तर शब्दों की अमर्यादित भाषा शैली के चलते गिरता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप के ये सिलसिले एक अलग राह पकड़े हुए हैं। जरूरत है तो केवल एक शुद्ध और स्वास्थ्य सियासी लड़ाई की, जो तंजों से नहीं बल्कि तर्कों पर लड़ी जा सके। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। टोपी पे सियासत, तमंचावादी, जिन्नावादी, चिलमजीवी और क्या क्या, चंदा चोर, क्या क्या शब्द आपको बताऊं। राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, क्या किसी ने सोचा था? चुनाव आयोग इसके बारे में कुछ सोचता नहीं है, कुछ ऐसे कदम नहीं उठाता जिससे कि लोग जो बोलते हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। और इसी पर आज हमने बात करने के लिए एक पैनल बुलाया है पूरा। हमारे साथ कांग्रेस से हैं विकास तिवारी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से संजय सिंह बंटी सिंगर है, हमारे साथ बीजेपी से संजय वाजपेयी जी हैं। एक मंत्री हुआ करते हैं बलदेव सिंह औलख, उनका एक बयान आया था जब केंद्र सरकार ने घोषणा की कि अब लड़कियों की उम्र 21 साल होगी शादी की, तो उनका एक बयान आ जाता है, क्योंकि इसमें कुछ मुस्लिम पक्ष जो है वो इस कानून का विरोध करने लगते हैं, बयानबाजी शुरू होती है। और इन मंत्री जी जो खुद ही अल्पसंख्यक हैं, अकेले सिख मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अपने, उनका बयान ये आता है, मुसलमान जो हैं उनकी जो औरतें हैं वो बच्चे पैदा करने के लिए खाते हैं और उनको कोई रोक नहीं रहा है, तो इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? इस तरह की बयानबाजी की जाती है। बीजेपी तो बात करती है ना विकास की, विश्वास की, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सीधी सी बात है। तो संजय वाजपेयी जी, इस तरह के बयानों की क्या जरूरत पड़ती है आपको? आपने क्यों कह दिया तमंचावादी सोच है, तमंचेवादी लोग हैं ये लोग? भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को इस प्रकार से कहने का प्रयास नहीं करती, लेकिन कोई हालात ऐसे जब हो जाते हैं, जब कैराना जैसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जनसंघ की स्थापना सबको साथ लेकर चलने की हुई है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व में पंथ कोई भी हो, उपासना पद्धति कैसी हो, लेकिन हिंद महासागर के अंदर रहने वाला सभी हिंदू है। इसलिए हमारे देश में जहां अशफाक उल्लाह का सम्मान किया जाता है, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाने का प्रयास करते हैं और बनाया भी उन्होंने। नहीं तो ये बयानबाजी इस तरह की क्यों? बयानबाजी बताइए। प्रधानमंत्री खुद एक मंच से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों से खतरा है। बताइए, इतनी बड़ी बात कह देते। फिर आप ही के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य साहब क्या कहते हैं मालूम है? वो कहते हैं अब जालीदार टोपी वालों ने जालीदार टोपी जेब में रख ली है और अब लाल टोपी लगाने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडे जालीदार टोपी उन्होंने जेब में रख ली है
और अब लाल टोपी लगाने लगे हैं। और उसी पर सुन लीजिए, उसी पर एक बयान और आता है, वो आता है संजय सिंह का, आम आदमी पार्टी के। वो कहते हैं मोदी जी ने काली टोपी लगाई हुई है और मोदी जी का दिल और दिमाग दोनों काले हैं। राकेश टिकैत साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कृषि कानून एक काला कृषि कानून है, मोदी खुद काला है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कब तक? नहीं, इस तरीके का प्रयोग जब तक सामने समाज में हम लोग, नहीं आपके लोग भी करते हैं ना। हाँ, हमारे यहाँ भी हुआ है, लेकिन हमारे किसी परिप्रेक्ष्य में किया गया। जब पहले किसी ने शुरुआत करी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द कहने के लिए और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को चिलमवादी कहा, जिस साधु संतों को इस धरती पे सम्मान होता है उनको चिलमवादी कहा गया, तब ये लगा कि साधु सन्यासी भी होता है, साथ त्रिशूल भी रखता है, साधु अपनी मर्यादा का ध्यान भी रखता है। संजय सिंह बंटी सिंह जी, क्यों इस तरह की बात की जाती है? चिलमजीवी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कितनी बड़ी बात है? भारतीय जनता पार्टी हाँ शुरू से एक नैरेटिव बनाने में, प्रश्न बनाने में माहिर पार्टी है। जब उनको लगता है कि चुनाव में हार निश्चित है तो तरह तरह के बयानबाजी आप पश्चिम में देख रहे होंगे। कभी योगी आदित्यनाथ जी बजरंगबली जी की जात बताने लगते हैं, कभी अली बजरंगबली कहने लगते हैं, कभी तमंचावादी कहने लगते हैं, कभी जिन्नावादी कहने लगते हैं। तो काम की बात अगर आप इनसे बात करें कि आप महंगाई क्यों हुई, बेरोजगारी क्यों हुई, अर्थव्यवस्था क्यों चौपट हो गई, और इस तरह से जो आपके विधायक मंत्री बलात्कार के केसों में फंस रहे हैं और जिस तरह से आपके कार्यकाल में अपराध बढ़ रहे हैं, तो इस पे ये बात नहीं करेंगे। ये पलायन की बात शुरू कर देंगे, ये दंगे की बात शुरू कर देंगे। तो इन चीजों से किसी का भला नहीं होना है। भला होना है कि आप जब मुद्दे की बात करें, विकास की बात करें, महंगाई इतनी क्यों बढ़ी आखिर, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी आखिर, इस पे ये लोग जवाब ना दें, इसलिए भ्रमित करने का काम करते हैं लगातार। जब देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे बैठे लोग आपके अनुसार ये बातें नहीं करते, ठीक है, लेकिन संजय सिंह जी ये कहां की बात हो गई कि आप जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को सीधे तौर पे चिलमजीवी कहते हैं? यही तो हम भी कहते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री जब संवैधानिक पद पे बैठे इस तरह की बात करेंगे, मुख्यमंत्री इस तरह की बात, तो दूसरे को आप कैसे रोक पाएंगे? और जब आप किसी को टोटी का आरोप लगाएंगे तो निश्चित रूप से काउंटर आपके पास आएगा। हम तो गन्ने की बात कर रहे हैं, आप जिन्ना की बात कर रहे हैं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो आप लगातार चुनाव को दूसरे तरफ मोड़ने का काम। अखिलेश यादव ने कही थी कि हमारा एक नंबर दुश्मन नहीं है चाइना। अखिलेश यादव से पहले इनके सीडीएस ने ये बात कही थी। हाँ, कही थी। तो हमारा आप बता दीजिए, अगर हमारा नंबर 1 का दुश्मन कौन है? आप बता दीजिए। नहीं, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक क्या होता है? जो बात सत्य और राजनीति में कोई अलग अलग नहीं। हमारा नंबर 1 आज लगातार चीन हमारे धरती पे घुसा आ रहा, गांव बसा रहा है, रोडे बना रहा है, तो देश का, हम तो पाकिस्तान को 3 बार हरा चुके हो। जब हमसे लड़ेगा तब हमको उसको हराएंगे, सरकार कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस की रही हो या इसके बाद कोई सरकार हो। पाकिस्तान हमारे लिए कभी विषय नहीं रहा। हमारे लिए विषय हमेशा चीन है, जो हमारे ऊपर हमेशा हमारी जमीन को हड़पने का काम करता है। इसलिए नंबर 1 का दुश्मन वो है। और ये सरकारी सर्वोच्च जो सेना के अधिकारी थे, उन्होंने ये बात कही। लेकिन चूंकि अब मुद्दा बनाना है, चुनाव में काम की बात करनी नहीं है, विकास की बात करनी नहीं, रोजगार की बात करनी नहीं है, असल मुद्दे पीछे रह जाते। हम नहीं, हमारे अखिलेश जी की लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होंगे, वो हमेशा अपनी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये वादे कर रहे हैं और ये पूरा करेंगे। लेकिन इनके यहाँ थूक लगा के पर्चे बांटे जा रहे हैं, कोरोना फैलाया जा रहा है। आज किसानों ने घुटनों पे लाके छोड़ दिया है। जो है पक्षपात कर रहा है आपके साथ। ठीक है संजय सिंह बंटी सिंह जी, आता हूं आपके पास। विकास तिवारी जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, कांग्रेस से हैं। विकास तिवारी जी, कल ही के दिन बताइए, आपके जो फायर ब्रांड नेता हैं राहुल गांधी जी, क्या कह दिया उन्होंने? बड़ी बात कह दी, हिंदुत्ववादी ने गोली मारी थी गांधी जी को। ऐसे बयान क्यों? चंदा चोर कह दिया, बताइए, बीजेपी को चंदा चोर पार्टी, क्यों? समस्या ये क्या है, इससे क्या वोटों का आपके पास पूरा आधार आ जाएगा? क्या वोट बैंक आपकी तरफ खिसक जाता है?
ऐसा कतई नहीं है। अगर आप गौर करेंगे कि जो जब भी जितनी भी मर्यादा की सीमाएं जो भी तोड़ी हैं, हाँ। सर्वाधिक बात पे की जाती है तो समाजवादी पार्टी के ऊपर इसका आरोप लगता है। सबसे पहला अगर हम पूरे में गौर करते हैं अपने संसदीय इतिहास में, हाँ। तो आचार्य कृपलानी ने एक अविश्वास प्रस्ताव 1964 में इस बात का बयान दिया था कि नेहरू ने चीन को कब्जाई गई जमीन के लिए ये बोला कि वहां कुछ उगता नहीं है। हाँ। तो नेहरू के सर पर बाल नहीं उगते, क्या नेहरू की गर्दन काट दे? 1964 का 1964 सर पे बाल नहीं उगते। 1964 का बयान तो इनका है। अपनी गर्दन उड़वा दूं? हाँ, ये उन्होंने अपने अमर्यादित भाषा का इन्होंने प्रयोग, अगर हम शुरुआत करते हैं, हाँ। समस्या राजनीति में क्या है, राजनीति का अपराधीकरण जो है उससे जो भी नेता चुन के आएंगे उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? भाषा की मर्यादा वो कहां तक संभाल पाएंगे? संस्कार उनके अंदर क्या है? क्योंकि किसी भी राष्ट्र का निर्माण जो है उसमें भाषा की बहुत भूमिका है। राजनेता इस चीज को समझें, स्वीकार करें या अस्वीकार करें। एक बात तो बहुत अच्छी कही, अपराधी जो है वो आ रहे हैं जिस तरीके से राजनीति में, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिम्मेदार है। और भी आपको बात बता दूं, अशिक्षित नेता जो बन रहे हैं जी, एक और सर, एक मैं एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं। इसके अलावा मैं केवल ये नहीं दोष देता हूं कि राजनीति का अपराधीकरण होने से ही भाषा की शुचिता पे सवाल उठ रहा है। हाँ। एक और चीज इसके सामने की जो हमारी राजनीति का अधिस्थनीकरण हुआ है, हाँ। जिसको हम कहते हैं मुख्य धारा में क्षेत्रीय लोगों का आना। क्योंकि समस्या क्या होती है, जो क्षेत्रीय नेता होते हैं। काजी आपके पास लौटूंगा जी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से बात की जा रही है, सभी ने अपना अपना पक्ष रख दिया है, ओपन डिबेट होगी। बात आज कर रहे हैं सियासी घमासान में आपत्तिजनक बयान, आखिरकार क्यों? राज्यसभा सांसद है बीजेपी से ब्रजलाल, पूर्व डीजीपी भी है, और वो एक बयान देते हैं। कहते हैं राहुल, प्रियंका और अखिलेश ये तीनों गिद्ध हैं। जिस तरीके से गिद्ध आसमान में उड़ता है उसकी नज़र मांस पे रहती है नीचे ज़मीन पर, ठीक उसी तरह से ये लोग राजनीतिक गिद्ध हैं। कितना बड़ा बयान है बताइए। एक पढ़ा लिखा, कितना उच्च अधिकारी, कितना बड़ा उच्च अधिकारी रह चुका पुलिस विभाग में, और उसके बाद राजनीति में आने के बाद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कब तक? इसी पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा मेहमानों का पैनल है, हमारे साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ संजय वाजपेयी जी बीजेपी के, सीधा उन्हीं से इसका उत्तर लेते हैं। क्यों संजय वाजपेयी जी? आखिरकार क्या जरूरत थी इस तरह के बयान देने की? ये तो अशिक्षित भी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, बहुत अच्छी नौकरी रही है इनकी, क्यों ऐसा बयान? ऐसा बयान देने की पार्टी में ऐसी हमारे यहाँ दल में सिखाया जाता है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। हमें कोई बात ऐसी नहीं बोलनी चाहिए तो किसी अन्य की भावना को ठेस पहुंचे। लेकिन जब कहीं सामने से कोई अगर कोई अटैक करता है तो हमको साधु बनकर के उसका ये नहीं देना कि हम शांति के उपासक हैं। हम जानते हैं कि एक्सीडेंटल हिंदू, अभी आपका एक विषय चल रहा था, इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी कि हम गलती से हिंदू समाज में पैदा हो गया। हमको भी अपने देश को, देश एक होता है शक्ति के रूप में, देश हमारा होता है सबको मिला के गुलदस्ता बना हुआ है। हमको उसमें ध्यान रखना है कि हम अपने आप को किस दिशा में ले जा रहे हैं। कोई भी बात जब बोलते हैं, शंकर जी की आराधना दोनों करते हैं, रावण भी करते हैं और राम भी करते हैं। रामचंद्र जी बोलते हैं नमामि शमीशा निर्वाण रूपम, और शंकर जी की आराधना जब रावण करता है तो जटाटवी गलत जल। ये सुषमा स्वराज जी ने बहुत पहले चेन्नई में किसी कार्यक्रम में कहा था। ठीक है। तो हमारे संबंध राजनीति में अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमारी भाषा की शैली अच्छी होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है और कोशिश भी करती है कि अपने मुंह से कहीं ऐसा बयान ना निकले जो किसी की भावना को ठेस पहुंचे। लेकिन अगर समाज को लेके चलना है तो समाज में अगर कोई देश के प्रधानमंत्री को बहुत हत्यारों का सौदागर, योगी जी को चलमवादी, ऐसे ऐसे अपने महापुरुष हो गए, और जो बुजुर्गों के बारे में जो बोला जाता है, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में बोल दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी वाले ये गोडसे के अनुयायी हैं। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो कल प्रधानमंत्री। विकास तिवारी जी, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, काउंटर कीजिए। भाई साहब, बात यह है कि जैसा भी इन्होंने कहा कि भाषा की मर्यादा राम और रावण में इन्होंने बताई, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस पार्टी की जब बात करते हैं तो हम हमेशा हर काम संविधान के दायरे में करते हैं। हम इनकी तरह धर्म को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाते। ठीक है। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। विकास की बात ये करेंगे नहीं, ये केवल श्रद्धा के रूप में। तो मुसलमानों को साधने की कोशिश क्यों करते हैं? कौन मुसलमानों को साधने के? हम तो देश के वो नागरिक, देश के नागरिक हैं, सबका विकास होना चाहिए। वो अल्पसंख्यक हैं,
देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो अल्पसंख्यक हैं। जब देश आजाद हुआ था पंडित नेहरू का यही कहना था कि जो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, जिनकी तादाद यहाँ पर कम है, उनको जरा भी भय नहीं होना चाहिए। एक सत्ता पक्ष की पार्टी का क्या धर्म है? यही धर्म है ना कि उसके देश में रहने वाली उसकी जो जितनी भी प्रजा है, वो सभी प्रजा समान रूप से निडर होकर काम कर सके। उस निडर होकर काम करने के लिए यदि हमें उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे संसद के अंदर होता है, सांसदों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं बाकी लोगों से हटकर, वैसे कुछ विशेषाधिकार देकर यदि अल्पसंख्यकों का हित किया जाता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति जो संविधान के अनुरूप दिया जाता है, हमने संविधान से बाहर जाके कोई बात नहीं की। जहां तक भाषाई मर्यादा पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, अगर आप बात करेंगे तो आर्टिकल 19 हमको अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, तो लेकिन संस्कार हमारे बताते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी कहां तक रोकनी है। आर्टिकल 19 का सेकंड पार्ट जो है वो ये बताता है कि आपको कहां, कितना, कब, कैसे बोलना है। इसको लेकर ही बात करनी है। लेकिन ये लोग क्या जाने, समाजवादी पार्टी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा था कि लोक राज लोक लाज से ही चलता है, लेकिन इनके अनुयायियों ने आज अपने ही पूर्वजों के सारे सिद्धांतों को धराशायी कर दिया। ठीक है। संजय सिंह बंटी सिंगर हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी भी है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी है। संजय सिंह बंटी सिंगर जी, आपसे सवाल ये इसलिए लाजमी है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं लखनऊ में एक चर्चा के दौरान कि बीजेपी वाले अगर वोट मांगने आए तो जूते मारो। कहां तक सही है, कितना जस्टिफाई कर सकते हैं आप? नहीं, देखिए कोई भी हो जी, राजनीति में संसदीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये हर नेता पे लागू होना चाहिए। और अगर कोई भी गलत बयानबाजी करे तो उसके लिए चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वही तो नहीं कर रहा। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जो चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है वो मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज घुटने पे है। लगातार वो मुद्दों से भटकाने के लिए बयानबाजी गलत सलत कर रही है। वो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, पलायन, दंगा, तमंचा और मतलब जाने क्या क्या। इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है कि अगर कार्रवाई करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेताओं के खिलाफ चुनाव प्रचार में रोक लग जाएगी। सबसे ज्यादा और इसलिए चूंकि पूर्व चुनाव में भी देखा शमशान, कब्रिस्तान और पता नहीं क्या क्या कह के वोट मांगे गए, और जो स्थिति बनी, जो शमशान और कब्रिस्तान की भाषा प्रधानमंत्री ने दी थी, तो कोविड काल ने पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा कि गंगा जी में कैसे लाशें तैर रही थी और गंगा जी के किनारे कैसे लाशें दफन थी। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को कब्रिस्तान बनाने का काम किया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी काम की बात नहीं करेगी। और चुनाव आयोग आप लगातार देख रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, हजारों की भीड़। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है मुकदमा लिख दिया जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का है और गृह मंत्री जी का अगर कार्यक्रम होता है, चाहे हजारों की भीड़ हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लगातार पक्षपात अगर इसी तरह होता रहा तो भारतीय संविधान भी खतरे में पड़ जाएगा। विगत वर्षों से सर अगर आप गौर करेंगे तो सबसे ज्यादा बयानबाजी जो आती है वो बीजेपी पार्टी द्वारा आती है। इनके मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री एक अब्बाजान, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अब्बाजान। 2007 की बात करिए तो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात के, इन्होंने चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदो, सोनिया गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। ये लोग राजनीतिक आक्रमण के दौरान में ये भूल जाते हैं कि अमर्यादित भाषा इनको कहां ले जा रही है। इनका प्लान होता है, ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि मीडिया भी वहीं उलझ जाता है, जनता भी वहीं उलझाना चाहते हैं और विपक्ष को भी वहीं उलझाना चाहते का दौर शुरू हुआ है। इसलिए ये आज हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तो ये बताएं तो इतनी 4.2 बेरोजगारी की दर कैसे हुई, आज महंगाई कैसे हुई? केवल और केवल मुद्दों को भटका कानपुर शहर में शराब पी के सरकारी बस ने 7 लोगों को कुचल दिया। 10 बजे, पौने 10 बजे के बाद बसें नहीं चलती, 11 बजे कैसे घटना हुई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बात अगर बताएं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो बैठे हैं। नहीं, इनको जानकारी नहीं, बसें चलने का टाइम ही कोई रात 11 बजे बस अपने कोविड चल रहा है और कोविड सवारी लेके जा रहा था, उधर कोई डिपो नहीं था, कोई डिपो नहीं था, शराब के नशे में था ड्राइवर। ये किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी के शासनकाल में पहली घटना नहीं, इससे पहले कुछ दिन के केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री रात को 12 बजे हाथरस में लड़की को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। धार्मिक पार्टी बताए ये कौन सा संस्कार था? ठीक है। हाथरस में 12 बजे पेट्रोल डाल के क्यों जलाया गया? पुत्र खुद लोगों के ऊपर गाड़ी चला देता है। SIT की जांच में सामने आ बाबा गया। योगी आदित्यनाथ जी के शहर में कानपुर का व्यवसाय की पुलिस ने हत्या कर दी, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया तो योगी जी की सरकार ने किया। नहीं तो ये क्या जाके उसको गिरफ्तार किया तो योगी जी की सरकार ने किया। क्या काम किया? अगर आज तक शासन उत्तर प्रदेश में दे रहा है तो 25,000 का इनामी क्रिकेट खेलता है पुलिस के संरक्षण में। धनंजय सिंह पुलिस का एक 25,000 का इनामी। पीएम सुरक्षा में जब चूक होती है पंजाब के अंदर, तो झारखंड के कांग्रेस से विधायक हैं इरफान अंसारी जी, वो जानते हैं क्या कहते हैं? अगर मोदी जी को डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं। बताइए, आपके जो पार्टी के विधायक हैं विकास जी इस तरीके की बयानबाजी करेंगे और प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की बयानबाजी की आप शुरुआत में तो जाइए। शुरुआत में किसमें, जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जिसको डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाए। क्यों? ये बताएंगे किसको पाकिस्तान जाना है? क्यों ऐसा माहौल इन्होंने क्रिएट किया? ये हमारे माहौल किसने बनाया? ये माहौल इन्हीं ने बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं इस तरीके की मर्यादित जो अमर्यादित भाषा जिसको असंसदीय, अब तो ये हाल हो चुका है भाव के देखते हुए राजनेताओं को इस पर 2 सिद्धांत लागू होते हैं साहब। मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। एक राजनीति में मॉन्टेग्यू सिद्धांत है जो आपसे यह बताता कि यदि आप विनम्र रहेंगे तो बिना कुछ भी खर्च किए आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन यदि आपने बेजुबानी करी, बदजुबानी की, तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है तत्काल, हो सकता है निकट भविष्य में। इसी का दूसरा सिद्धांत चलता है रेड मीट सिद्धांत, जिस सिद्धांत पे आज के राजनेता काम कर रहे हैं। ये जो बदजुबानी है नेताओं की, ये पिछले 10 सालों से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में ये नेता तत्काल रूप से अपने विरोधी के बारे में बोलते हैं और जो इनके समर्थक होते हैं वो उसको सच मान के अपने नेता की हौला करने लगते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि क्षेत्रीय राजनीति का उदय होने में संजय वाजपेयी विकास जी काउंटर कीजिए। जितनी मर्यादित भाषा हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, बिल्कुल 2007 में सर देखा, 2007 में देखिए सर, उस समय मुख्यमंत्री थे, एक महिला के खिलाफ क्या बोला उन्होंने? मेरी बात सुन लीजिए आप ना। प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनको मौत का सौदागर किसने कहा था? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा ने। उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले किसको प्रणाम करने जाते हैं? कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आज तक उन्होंने मनमोहन सिंह को यशवंत सिन्हा सिकंडी भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, एक ऐसे व्यक्ति जो सम्मानित है, दुनिया भर में सम्मानित है, उसके खिलाफ कैसे? मेरी बात सुन लीजिए। थोड़ा सम्मान आडवाणी जी का कर लेते तो सबको बहुत खुशी होती। संजय सिंह जी, हमारे आडवाणी जी का सम्मान लेने के हमारे आडवाणी जी का आज भी सम्मान है, जोशी जी का आज सम्मान है। अरे पता नहीं अखिलेश जी अपने चाचा और पिताजी का कैसे सम्मान कर रहे हैं? चाचा साथ में है, पिताजी साथ में है, हमारे पास क्यों चल रहा है सम्मान साथ में चाचा और पिताजी? लेकिन मोदी जी अमित शाह के खिलाफ जो बोलेगा भारतीय जनता पार्टी में, नहीं है। तानाशाही शासन सरकार में भी है और तानाशाही शासन पार्टी में भी है। किसी की हैसियत हो, हमारी बात सुनिए। पहले जो खत्म हो गया, अब जो है अभी एक वीडियो जारी हुआ जिसमें आडवाणी जी का अपमान करते अमित शाह जी दिखे। देखिए ऐसा होता है, अपनी अपनी दृष्टि होती है, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी दृष्टि। आपने जो देखा वही परिचय देंगे आपने अपनी पार्टी में देखा। हमारे हो सकता है कि आपका कोई नया चश्मा भाजपा का बन गया हो वीडियो देखने का, तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग बिल्कुल सही दृष्टि से देख रहे हैं संजय भैया। इसलिए आप वही लोग हो जो किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, आप वही लोग हो किसानों को अलगाववादी कह रहे थे, तो लखीमपुर किसानों की रिपोर्ट में हम किसानों को पानी नहीं करते। अरे केंद्रीय मंत्री आप बर्खास्त कर रहे हैं। आप लोगों ने तो वो शासन चलाया है कि आप अपने विधायक कुलदीप सेंगर की बात करिए। आपने पूरे चुनाव पर चलाया, नैना से लेकर सब यहाँ को मौजूद हैं। 87 जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, नैना शाही का तंदूर किसने बनाया था आपको याद है क्या? हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अपने आदर्श नहीं जो आपने किया भारतीय जनता पार्टी अपने आदर्श अपनी मर्यादा हमारे प्रदेश को आग में झोंकने का काम किया। हमारे यहाँ 5 साल के कोई नहीं किया। देश में
हिंदू शांति मुस्लिम स्थापित है, प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, मंदिर प्रदेश में शांति है, प्रदेश में सब लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। आप ही लोग खाली दिखाई पड़ रहे हैं। लीक हो गए क्योंकि सरकार वीक हो गई, इसलिए परीक्षाएं लीक हो गई, नौजवान को रोजगार नहीं मिला, व्यापारी परेशान, गरीब आदमी परेशान, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, कड़ुआ तेल, दालें, आप बताइए क्यों महंगी है? मुफ्त आप बताइए क्यों महंगी है? वैक्सीनेशन का ढिंढोरा पीटते हैं आप केवल। चुनावी मजबूरी है, जहरीले बयानबाजी जो है वो जरूरी है, बिना उसके काम नहीं चल पाएगा। सभ्य राजनीति, सरल राजनीति, अच्छी राजनीति नहीं हो सकती। हेट स्पीच जरूरी है। नजीर बने भारत के प्रधानमंत्री, इसकी नजीर पेश करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज भी उनका भाषण देख लीजिए आगरा में, अभी कल के इंटरव्यू में देख लीजिए कि ठीक कर देंगे। अरे आप क्या ठोक दोगे, ठीक कर दोगे? क्या भाषा है? एक आपके पत्रकार से उन्होंने क्या कहा, वो शब्द यहाँ बोल नहीं सकते हैं, पूरा मीडिया में चला। एनआई के पत्रकार से उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसा शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री की भाषा को सुनते हुए हमको। चलिए ठीक है, सीधा विकास तिवारी जी का रुख करेंगे। विकास जी, सारी बातें ठीक हैं, आपकी पार्टी में तो बहुत पढ़े हुए वरिष्ठ नेता हैं, अच्छी पार्टी कही जाती, साफ पार्टी कही जाती, आप लोग कहते हैं ऐसा। फिर इस तरीके के बयानों की जरूरत क्या पड़ती है राहुल गांधी को? वो मोदी जी को कुछ भी कह देते कि 6 से 8 महीने बाद यही छात्र इनको डंडों से मारेंगे। बताइए, मोदी जी को मारने की बात कर देते हैं। जब इन्हीं के पार्टी के, बीजेपी के पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ये बताते हैं कि मोदी के सामने वो नाली का कीड़ा है। हमारी पार्टी के नेताओं ने तो ऐसी कोई बयानबाजी केवल काउंटर में की जाती है। जब आप इसकी चीज को हिट करते हैं, किसी भी चीज को, तो उसका प्रत्युत्तर जरूर मिलता है। उस प्रत्युत्तर में हाँ, फिर भी देखिए हमारी मर्यादित भाषा इनसे बिल्कुल अलग होती है। हम किसी भी भाषा का अगर इनका जवाब देते हैं तो वही, मैं भी चाहता हूं यही कि चुनाव आयोग और सभी पार्टियां मिलकर इसके ऊपर एक रूपरेखा तैयार करें कि कोई भी व्यक्ति जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है उसको तत्काल प्रभाव से पार्टी से बर्खास्त किया जाए, उसको दूसरी पार्टी की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। तभी इस देश में राजनीति की शुचिता, भाषा की मर्यादा बनी रहेगी और चुनाव आयोग तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर कार्य करेगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी का पतन हो जाएगा। जिस दिन इस तरह की भाषा पे रोक लग जाएगी तो इनके पास बोलने को क्या रहेगा? साध्वी निरंजन ज्योति, दो बड़े नाम साध्वी निरंजना ज्योति और साक्षी महाराज, आप इनके केवल रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, जब भी बाइट देते हैं इनके मुंह से हमेशा आप शब्द ही निकलते हैं। ये किसी के साथ अच्छा बोलते ही नहीं है। ये लोग सांसद चुन के पहुंचे, तो सोचिए आप संसद के अंदर ये मर्यादा क्या बनाए रखते होंगे, कितने शब्दों को निकालना पड़ता होगा। मैं आपको बताता हूं, दुर्भाग्य है भारत का, ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हम लोगों में जिस समय लोकसभा, राज्यसभा टीवी चैनल नहीं होते थे, तब बड़े बड़े दिग्गज लोग कैसी वहां पे तर्क वितर्क करते थे। आज जब हमारे पास लाइव चैनल चलते हैं तो हमको इनके जैसे लोगों के अमर्यादित शब्दों को सुनना पड़ता है। नहीं, दूसरे के कॉलर में झांकने के पहले अपने कॉलर में भी इनको झूठ बोलने में महारत हासिल, संजय सिंह करने में महारत हासिल, लेकिन आपको पूरा प्रदेश हमारा शासन बताइए, कांग्रेस में कितने लोग में आए केंद्र की, आपने सबसे पहले क्या बोलते हैं सबको मालूम है। आपने क्यों व्यक्तिगत, सबको मालूम है। आप किसी के व्यक्तिगत क्यों जाते हैं? आप किसी का व्यक्तिगत मान सम्मान नहीं रहा। आप क्या करते हैं? आपकी आईटी सेल क्या करती है? आपकी आईटी सेल ने आके इस देश की राजनीति का जितना पता है भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। विकास तिवारी जी, संजय वाजपेयी जी को सुन लेते हैं। जी संजय जी, बात पूरी कीजिए। हमारा कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमको काम करते समय अपनी भाषा की शैली का संयम रखना चाहिए, लेकिन हमको यह भी देखना चाहिए कि हमारे सामने हमारे प्रति क्या कर रहा है। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं, जब आप जाते हैं वहां पर प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर, तो उधर जाके अपने मित्र के साथ में आंखी मारते हैं और कहते हैं कि इनको प्रधानमंत्री जी को पता है, वो वीडियो अगर आपके पास हो तो दिखाइए। अगर हमको अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं आया तो पार्टी क्या चलाएंगे? ठीक है, ठीक है। संजय वाजपेयी जी, आपको रोकना चाहेंगे। विकास तिवारी जी, आपके पास आता हूं। लास्ट कमेंट, 30 सेकंड आपको मिलते हैं, बहुत जल्दी बताइए, ये कब बंद होगी और इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाए? देखिए, राजनेता द्वारा की जा रही सभी हमारे टिप्पणियों पर सबसे उचित जवाब तो जनता देगी। जनता को चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को वो चुन के सदन तक न जाने दे जो आपके देश के राष्ट्रीय चरित्र का हनन करता हो, और तत्काल प्रभाव से सभी पार्टियों को सहमति के दे। जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, और चुनाव आयोग और सभी भारतीय राजनीतिक पार्टियां ये तय करें कि इस तरीके के किसी व्यक्ति को तत्काल प्रभाव की सदस्यता निलंबित की जाए। संजय सिंह बंटी सेंगर जी, जनता जनार्दन, कैसे आपकी पार्टी में, हालांकि आती है बयानबाजी, सभी दलों से आती है, इसको क्या जरूरी है सामने वाला हमें कुछ उल्टा सीधा बोले तो हम भी उसका जवाब उसी शैली में दें? जनता जनार्दन होती है, और जिस दिन
ऐसी अमर्यादित भाषा पर रोक लग जाएगी, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का पतन हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने झूठ की राजनीति का वो बीज बोया है हिंदुस्तान की राजनीति में, और बाद में उसको जुमले करार दे दिए, मजाक में उड़ा दिया, जनता को हमेशा ठगा, घोषणा पत्र में झूठे वादे किए। इसलिए इन सभी चीजों पे, घोषणा पत्र हो या गलत बयानबाजी हो, चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए, और जो पार्टी इस तरह के गलत कार्य करती है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, संजय वाजपेयी जी आपके पास आता हूं, जवाब देते हुए अपनी बात रखिएगा कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इस तरह की जो आपत्तिजनक बयानबाजी वो बंद हो, चुपती हुई बयानबाजी बंद हो। समानता वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। हम जब अपनी भाषा बोलते हैं किसी के प्रति, चाहे कोई भी राजनीति हो, अपने बात रखने का ढंग अच्छा होना चाहिए, और ढंग अगर अच्छा होगा तो हमारा विचार भी अच्छा जाएगा, और विचार जब जनता के बीच जाएगा तो जनता उसका स्वयं उत्तर देगी कि कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। अगर अपने देश के संविधान को हम सम्मान से आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश में आपसी सौहार्द बनाना चाहते हैं, हमारा पहला कर्तव्य है कि हमारी भाषा शैली विनम्र और दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण। एक बात पे तो आप सभी स्टैंड कर रहे हैं कि ये इस तरीके की आपत्तिजनक जो भाषा शैली है, जो शब्दकोश है, इस तरह की भाषा यूज नहीं की जानी चाहिए राजनीतिक दलों को। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये होता हुआ दूर तक नहीं दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं इस तरीके का भी चुनाव शुरुआत है, अभी पहले चरण का भी चुनाव नहीं हुआ है, और ऐसे में अभी क्या कुछ बयानबाजी हो सकती है, क्या कुछ बयान निकल करके आएंगे, किसके तर्कश से कितने तीर निकलेंगे और वो कितने जहरीले होंगे, और किसकी छाती पर लगेंगे और कितना किसको दर्द देंगे, ये आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। लेकिन इस तरीके की आपत्तिजनक जो बयानबाजी है उसे बंद होना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, बंटी सिंह जी आपका शुक्रिया, विकास तिवारी जी आपका शुक्रिया, संजय वाजपेयी जी आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीधा सवाल में सीधा सा एक जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की, क्या इसे रुकना चाहिए? सभी राजनीतिक दल जो हमारे साथ जुड़े थे तीनों, वो कहते हैं हाँ, इसे जल्दी रुकना चाहिए, जल्दी से जल्दी रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ दिन बाद जनता इसे नकारने लगेगी। जैसे जैसे जनता शिक्षित होगी वैसे वैसे जनता इन शब्दों के जवाब अपने वोट से देगी, और यही शायद जनता की ताकत है। सीधा सवाल में आज इतना ही। देखते रहिए जेएमटी न्यूज़। कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।